गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएशन ऑफ लैम्डा में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैरी करती है। लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c। दिस इज द वेरिएशन व्हिच यू कैन नोटिस। So lambda m equal to lambda m at infinite dilution minus a root c, where lambda is molar conductivity. Lambda at infinite dilution is molar conductivity at infinite dilution. A is a constant which depends on type of electrolyte, and it is also dependent on solvent and the temperature. So you may write A depends on solvent and temperature also. उसका C जो है वो concentration है in the unit of moles per liter. तो अगर हम lambda m against root of C plot करेंगे तो you can notice that this is y is equal to mx plus C form. So you notice this is y is equal to mx plus C. तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में y एक्सिस इंटरसेप्ट देखेंगे तो लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, स्लोप आएगी माइनस a। वी आर प्लॉटिंग लैम्डा m अगेंस्ट रूट c। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट दिस इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे ठीक है। सो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c। सो लैम्डा m अगेंस्ट रूट ऑफ c प्लॉट किया मैंने, y इक्वल टू mx प्लस c से पता चल रहा है, और दिस रूल इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। तो इस चीज का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m अगेंस्ट रूट c ग्राफ को अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये पार्ट अलग से लिख लीजिए। इन द प्लॉट lambda m against root c, lambda at infinite dilution can be obtained for strong electrolyte. Can be obtained for strong electrolyte. Okay. But if you plot for the weak electrolyte, then in this case, this plot is like this. So this is for weak electrolyte. So this is experimentally plotted. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं है, तो एक्स्ट्रापोलेट करके आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इसी चीज को आगे एक्सटेंड करके लिख लो। But it is not possible for weak electrolytes. As its behavior is not straight line, or as its behavior is not linear. कर्वेचर बिहेवियर है, तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो लैम्डा m अगेंस्ट रूट ऑफ c अगर प्लॉट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट, जहां पे y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा उससे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। But for weak electrolyte, it cannot be found out in the same manner because it's a non-linear curvature. आप उसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे भी तो भी आपको लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज जो है यहाँ पे वो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन हो गया। तो सेकंड पॉइंट में लिखिए on dilution that is decreasing concentration, on dilution that is decreasing concentration, molar conductivity increases. Molar conductivity increases for strong electrolytes. Molar conductivity increases for strong electrolytes and it increases steeply for weak electrolytes.
इंक्रीज तो दोनों के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, बट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज है वो लीनियर वेरिएशन है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टीपली इंक्रीज करता है. So, Yes. can you explain the graph again? So put the next term, Kohlraasch law of independent migration of ions. Kohlraasch law of independent migration of ion. Although ये statement अपने आप में complete law है, but अगर आप इसको elaborate करके लिखना चाहते हैं तो note down. The law states that limiting molar conductivity of electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of anion and cation of the electrolyte. So we are writing Kohlraasch law of independent migration of ion. So first you note down the law. The law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of anion and cation. तो लेट्स से हमने जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज करो सोडियम क्लोराइड, तो उसने लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl अगर लिखेंगे तो लॉ इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. तो जब आप किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो उस कंडीशन में हर आयन इंडिविजुअल चार्ज कैरियर हो जाएगा. जब आप किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो उस कंडीशन में हर आयन जो है वो इंडिविजुअल चार्ज कैरियर हो गया. मतलब Na+ अपना इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है और Cl- इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो एक आयन का दूसरे आयन के साथ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया. सो एवरी आयन इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर. इसलिए लॉ है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मतलब एवरी आयन इज मूविंग इंडिपेंडेंटली. तो हर आयन का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिख दिया जाए. तो अगर आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+ लिखेंगे और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl- लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हैं तो कैपिटल लैम्डा लिखा हुआ है, और जब आयन के लिए वही वैल्यू लिख रहे हैं तो स्मॉल लैम्डा लिखा हुआ है. सो स्मॉल लैम्डा इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए वही चीज लिखेंगे तो कैपिटल लैम्डा लिखना है. इसलिए मैंने आपको जब लैम्डा लिखवाया था तब बताया था इसी चैप्टर में कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा का मतलब अलग अलग है. सो व्हेन वी राइट इट फॉर आयन वी राइट स्मॉल लैम्डा, व्हेन वी राइट इट फॉर इलेक्ट्रोलाइट इट इज कैपिटल लैम्डा. तो NaCl के अंदर दो आयन है, Na+ एंड Cl-, तो दोनों आयन्स का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसको अगर हम सम कर दें तो आपको मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl पता चल जाएगा. सिमिलरली अब ऐसा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ कर सकते हैं. जैसे हमने लिया BaCl2, तो BaCl2 में एक तो Ba2+ आयन है और दो क्लोराइड आयन है, and it is valid for both strong electrolyte as well as weak electrolyte. अगला केस जैसे हमने लिखा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लेट्स से CH3COH. Sir, can you repeat the law तो once again? एसिटिक एसिड के आयन्स कौन कौन से हैं? एक तो एसीटेट आयन है और एक H+ आयन है. So it is valid for every electrolyte. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मोलर कंडक्टेंस रिपोर्ट करना है तो दैट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आयंस. जितने भी आयंस हैं सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल आएगा. दिस इज कॉल्ड कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. दिस इज एक्चुअली अ लॉ, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं. तो अगर हम इस डेटा को एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो ऑल डेटास आर वेरीफाइड. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन एक इंडिविजुअल चार्ज कैरियर है, इसलिए हर आयन का कंट्रीब्यूशन अगर सम कर दिया जाए तो आपको टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पता चल जाएगी. क्लियर है? एंड दिस कैन बी डन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट. लाइक आप वाटर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे आप इस चीज को लिख सकते हो. लेट्स से यू विल राइट इट फॉर वाटर. तो वाटर में दो आयन है H+ एंड OH-, तो दोनों का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिख दो आप, तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा. ठीक है? फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इट इज वैलिड, इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये चीज अलग से नोट बना के लिख लो. Kohlraasch law is applicable for
Kohlrausch law is applicable for both strong electrolyte as well as weak electrolyte. तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए कोलरॉश लॉ एप्लीकेबल है. Kohlrausch law of independent migration of ion is applicable for both strong electrolyte as well as weak electrolyte. ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. So now again a question: calculate molar conductance and infinite dilution for magnesium hydroxide where ionic conductance of Mg2 plus and OH minus is given. Calculate molar conductance and infinite dilution for magnesium hydroxide given that ionic conductance of magnesium 2 plus is 106 Siemens centimeter square per mole and that of OH minus is 199.1 Siemens centimeter square per mole. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोलरॉश लॉ अप्लाई करेंगे. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें लिखना है तो उसके अंदर कौन कौन से आयन है, Mg2 plus और OH minus. It will be sum of ionic conductance of magnesium 2 plus 2 times ionic conductance of OH minus because magnesium hydroxide will produce Mg2 plus and 2 OH minus. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगा बेटा. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है एक आयन का अट्रैक्शन दूसरे आयन से खत्म हो गया. एवरी आयन इज फ्री इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर. आपने इतना पानी मिला दिया है कि एक आयन का दूसरे आयन के साथ जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो चुका है. So every ion is moving independently. So independent charge carrier. ठीक है. So every ion is independent charge carrier. तो उसके बेसिस पे हमने वो लैम्बडा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड Mg2 plus and OH minus लिखा हुआ. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप. So molar conductance at infinite dilution of magnesium hydroxide आपको कैलकुलेट करना है. So magnesium के लिए वैल्यू 106 और OH minus के लिए 119.1 into 2. तो सम करके आपको वैल्यू लिख देना. कितना आ रहा है? 1065 है. 5 नहीं बेटा, S है वो, that is Siemens centimeter square per mole, that is unit. Okay sir. So 504.2 Siemens centimeter square per mole. ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ. Sir, please can you explain again? हमारा कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन लगाया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स मैग्नीशियम 2 plus and OH minus. सो लैम्बडा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 2 plus and 2 times OH minus ऐड कर दिया. जितने भी आयन्स हैं सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं. दिस इज द कांसेप्ट. बिकॉज़ एवरी आयन इज इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर, इसलिए एक आयन का मूवमेंट दूसरे आयन से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम विल राइट इज एप्लीकेशंस.
Yes, sir. Thank you. तो देखो इसका जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है वो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कैलकुलेट molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes. To calculate molar conductance at infinite dilution for weak electrolytes. तो देखो जो हमने पिछला वाला इक्वेशन लिखा था lambda m equal to lambda m at infinite dilution minus a root c, that was valid for strong electrolyte, but weak electrolyte के लिए वहां से molar conductance at infinite dilution नहीं निकाल पा रहे थे। कोलरास लॉ की हेल्प से ये चीज निकलेगी। तो देखो यहाँ ट्रिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना है, बिकॉज दिस इज द सेगमेंट जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। सो लॉजिक इज कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, lambda infinite dilution can be calculated from plot of lambda m versus root c। ये चीज तो मैंने आपको 1 मिनट पहले सिखाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये चीज काम नहीं करेगी, तो क्या करेंगे हम, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस मिल जाएं। लाइक सपोज करो हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड यू नो दैट एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होगा, कोलरास लॉ से हम उसको आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन और H+ लिख सकते हैं। अब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन लो जिससे हमें जो आयंस लिखे ना राइट साइड में वो मैच कर जाए। सो लेट अस से हमने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3COONA, इसके आयंस हैं एसीटेट आयन प्लस Na+। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने लेट से HCl व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी आयनिक कंडक्टेंस बनेगी H+ का सम और क्लोराइड आयन का सम। और तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने सेलेक्ट करा लेट से NaCl, तो इससे आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl-। तो आपको पता है कोलरास लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एसिटिक एसिड और 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए CH3CONA, HCl एंड NaCl। यहाँ पे CH3CONA सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaCl जो है वो सॉल्ट है तो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। So HCl, NaCl and CH3CONA are strong electrolytes. ठीक है, अब क्या करो कि let's say I'll say this is equation 1, this is equation number 2, this is equation number 3. So now the technique is that equation number 1 plus 2 करके 3 subtract करो। So if I'll do so, it will be molar conductance at infinite dilution of CH3CONA plus molar conductance at infinite dilution of HCl minus molar conductance at infinite dilution of NaCl। ये तीनों वैल्यूज तो हम ग्राफ से निकाल लेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू, जब आप तीनों चीजों को सम करोगे, दो फर्स्ट टू को सम करके लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो Na+ और Cl- कैंसिल हो जाएगा, which comes out to be ionic conductance of acetate ion plus H+। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ग्राफ से निकल आएगा और राइट हैंड साइड देखो ऊपर वाले डेटा से मैच कर गया, ये रिजल्ट इससे मैच कर रहा है। तो इसकी जगह रिप्लेस करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
that will be equal to molar conductance at infinite dilution of CH3CONA plus molar conductance at infinite dilution of HCl minus molar conductance at infinite dilution of NaCl. ये आपका देखो फाइनल आंसर आ गया। टेक्निक समझ आई? तो जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, उसके आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी का सम हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशंस के टर्म में लिख देते हैं। नाउ इट इज सिंपली अ ट्रिक। आपको टेक्निक अपने आप दिमाग से सेट करना है कि हम किसके समेशन से या किसको सबट्रैक्ट करके फाइनली वो आयंस गेन कर सकते हैं, जिससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल जाए। तो फिर से कोलराश लॉ अप्लाई करना है आपको। First you write molar conductance at infinite dilution of barium sulfate will be equal to ionic conductance of barium 2 plus and sulfate ion. बाकी जो पैरामीटर्स गिवन है उनकी वैल्यूज भी लिखो। So if you write for BaCl2 it is barium 2 plus and 2 times Cl minus. Similarly it is sodium sulfate Na2SO4. This ionic conductance of Na plus 2 times plus sulfate ion. And finally, sodium chloride is ionic conductance of Na plus and Cl minus. So अब आप फिर से इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 लिखें। नाउ में क्या चाहिए? बेरियम 2 प्लस और सल्फेट आयन चाहिए बाय सम में। आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करो और 3 में 2 मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3, ये आपको ऑपरेशन फॉलो करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करेंगे तो दिस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट minus molar 2 times molar conductance of infinite dilution of NaCl। तो इससे देखो राइट हैंड साइड में आएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अब एक बार केयरफुली पूरा ऐड एंड सबट्रैक्ट करके देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बस अब आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट लिखना है। You can write it as molar conductance at infinite dilution of BaCl2 plus molar conductance at infinite dilution of Na2SO4 minus 2 times molar conductance at infinite dilution of sodium chloride। ये आपका आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन कर लो अगर आपको और अपना है। अगले क्वेश्चन में हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ वाटर फाइंड करना है। Sir, यस, I'm getting confused in that second last step, like that the place where you have cancelled. Na प्लस को 2Cl माइनस से कैंसिल कर दिया ना। I'm actually getting confused in that step. पहले वाले इक्वेशन को एज इट इज लिखना है तो उसका राइट हैंड साइड एज इट इज लिखो। दूसरे वाले इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड एज इट इज लिखना है। थर्ड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, अब अपने कॉपी में लिखो तभी समझ आएगा। मैंने तो लिख दिया, आप उसमें मैं और क्या लिख Okay, सकता sir. हूं। फर्स्ट जो पहले इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखो राइट साइड में। मैंने पहले लेफ्ट साइड तीनों के ऐड कर दिए, तो लेफ्ट साइड में देखो, पहले लेफ्ट साइड लिखी तो देखो BaCl2 Na2SO4 और 2 टाइम्स NaCl लिख लिया लेफ्ट साइड। अब राइट Yes, साइड sir. लिखो, तो राइट साइड में B8 का ये वाला हो गया, ये Na2SO4 की वजह से आ गया, और ये NaCl का डबल करके लिख दिया। Yes, sir. अब Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया। Okay, sir. Thank you. इसके बाद आप एक क्वेश्चन और करके देख लो अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो। मोलर कंडक्टेंस एंड इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ वाटर निकालना है आपको। की बार आपके पास गिवन है
molar conductance at infinite dilution of NaOH. HCl और NaCl. So, तीन इंफॉर्मेशन से आपको वाटर के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है. पूरा क्वेश्चन आप एक बार अपने आप सॉल्व करके देख लो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है. तो यहाँ पे भी फिर से वही सारे स्टेप्स क्विकली लिखो फटाफट जो मैंने बोला. सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर लिखेंगे. तो आएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड OH-. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH लिखोगे. ये आ जाएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ एंड OH-. आयनिक कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl लिखोगे तो इट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड Cl-. एंड फाइनली NaCl लिखोगे. दिस इज Na+ एंड Cl-. इट्स वही ट्रिक. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3. व्हाट यू डू, इक्वेशन नंबर 1 + 2 - 3 कर दो. जैसे ऐसा करोगे it will give you molar conductance at infinite dilution of NaOH plus molar conductance at infinite dilution of NaOH plus HCl minus NaCl. तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया. आप राइट हैंड साइड देखो, ये आएगा H+ एंड OH-. इसको रिप्लेस करके लिखेंगे तो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर हो जाएगा. ठीक है. So second application लिख रहे हैं हम लोग. To calculate alpha. Alpha is degree of dissociation. And Ka, which is acid dissociation constant. K is acid dissociation constant for weak acid. To calculate alpha, which is degree of dissociation, and K, which is acid dissociation constant for weak acid. तो अगर किसी भी weak electrolyte के लिए, weak acid is one of the example of that. तो अगर weak acid जगह weak base लिखेंगे तो भी same question है. कोई भी weak electrolyte लिखेंगे तो it will work out. तो अभी हमने weak acid के लिए लिखा है तो वही चीज weak base के लिए apply होगी because it is for weak electrolyte basically. तो आपको अल्फा या Ka वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है किसी भी weak electrolyte के लिए तो we can also use Kohlraasch law of independent migration of ion. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, दिस इज एक्चुअली मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके रखना है क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जब वो 100% डिसोसिएट होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एक गिवन टाइम पे वो लैम्डा एम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा अल्फा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. जैसे फॉर्मूला याद रखना है तो आप डायरेक्टली अल्फा निकाल पाओगे. तो मोलर कंडक्टिविटी जैसे अभी हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी भी पता है और उसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी पता है तो उसके रेशियो से हम अल्फा निकाल लेंगे. और एक बार अल्फा आ जाएगा तो उससे Ka निकलेगा. मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको. लेट अस से आई टेक एसिटिक एसिड. ये एक वीक एसिड है. अगर ये वीक एसिड आयोनाइज करेगा तो वीक एसिड है इसलिए इक्विलिब्रियम से आयोनाइज करेगा. सो इट इज CH3CO माइनस एंड लेट अस से H+. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं Ka. ठीक है. दिस इज आल्सो रिफर्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट.
अब अगर हमने T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C एज्यूम कर ली, जैसे C मोल्स पर लीटर, तो अब इस इक्वेशन में अगर एसिटिक एसिड का 1 मोल कंज्यूम होगा तो दैट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसीटेटाइन एंड 1 मोल ऑफ H प्लस, 1 मोल ऑफ एसीटेटाइन एंड 1 मोल ऑफ H प्लस. तो we can write C into 1 minus alpha. किसी भी एक गिवन टाइम पे अगर हम इसको लिख रहे हैं तो C into 1 minus alpha, this value is C alpha and this is also C alpha. ठीक है. अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू लिखेंगे, so Ka is equal to active mass of CH3CO minus into H plus upon active mass of CH3COOH. Now substitute the values. It is C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha. तो C cancel हो जाएगा and your Ka value is C alpha square upon 1 minus alpha. इस फॉर्मूले से आप Ka निकाल दोगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना होगा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से निकालेंगे. और अगर Ka निकालना होगा तो दैट कम्स आउट विद द फॉर्मूला C alpha square upon 1 minus alpha. C is the concentration, initial concentration in moles per liter. Alpha is degree of dissociation. दो बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इससे आप मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों टर्म निकाल सकते हो. So alpha is equal to lambda upon lambda at infinite dilution, एक term. Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड से 1 मोल ऑफ एसीटेटाइन और H प्लस आयन बन रहे हैं, तो अगर C अल्फा कंज्यूम हुआ है तो C अल्फा एंड C अल्फा प्रोड्यूस होगा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सो एक्टिव मास ऑफ CH3CO minus into H plus upon active mass of CH3COH. Substitute the values C alpha and C into 1 minus alpha. Solve करोगे C cancel हो गया, C alpha square upon 1 minus alpha. अब इसी में थोड़ा सा कभी-कभी ट्रिक लगा देते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल हो सकती है, तो इसी को हम लोग कभी-कभी K equal to C alpha square से भी सॉल्व करेंगे. ये पॉइंट जरा अलग से लिख लेना. For weak acid, alpha is much lesser as compared to 1. Hence, Ka की वैल्यू हम लोग C alpha square भी लिख सकते हैं. अगर कैलकुलेशन कभी मिनिमाइज करनी होगी या इजीली सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, so what we do is अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा Ka equal to C alpha square. अगर कभी सवाल जल्दी करना होगा you can solve it through C alpha square. तो अप्रोक्सीमेट आंसर C alpha square से भी आ जाएगा. एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो C alpha square upon 1 minus alpha से निकालना है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. सो इन दिस क्वेश्चन देखो आपको मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl और NaAC गिवन. AC का मतलब होता है एसीटेटाइन. अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता, ऑर्गेनिक में बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग AC. AC मींस CH3CO ग्रुप. ठीक है, तो आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है NaCl, HCl और NaAC का. उससे आप एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालोगे. दूसरे इंफॉर्मेशन में आपको कंडक्टिविटी गिवन है, दैट मींस कप्पा इज नोन, कंसंट्रेशन इज नोन, तो उससे लैम्डा m निकालेंगे, कप्पा इनटू 1000 बाय m करके. लैम्डा m आ जाएगा, लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा, दोनों का रेशियो अप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, और एक बार ये अल्फा आ जाएगा तो C alpha square upon 1 minus alpha अप्लाई करके धीरे निकलेगा. पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ठीक से सॉल्व करना सीख लो. जो मैंने दोनों एप्लीकेशन सिखाए दोनों एक एक करके अप्लाई करे जाएंगे. सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन लगाएंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए. तो
फर्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड करना है, दिस इज द क्वेश्चन। पहले फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करना है, फिर सेकंड एप्लीकेशन यूज करना है, दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो वही फिर पुरानी अपनी टेक्निक लगा देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन and H plus. Now you write it. अब आपको जो given है वो NaCl का है, NaCl के लिए it is Na plus NCl minus. Next term is given HCl, so H plus NCl minus. And third term is given NaAC. NaAC का मतलब हुआ CH3CO Na. So this becomes ionic conductance of CH3COO minus or Na plus. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्ट आएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl plus molar conductance at infinite dilution of CH3COONA minus molar conductance at infinite dilution of NaCl। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब इस वाले टर्म को अपने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दें, यही मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा। So molar conductance at infinite dilution of acetic acid is equal to molar conductance of HCl at infinite dilution plus molar conductance of CH3COONA at infinite dilution minus molar conductance at infinite dilution of NaCl। अब आप क्वेश्चन से वैल्यू लिख लो। HCl की वैल्यू दे रखी है 425.9, CH3CONA के लिए वैल्यू दे रखी है 91 और NaCl के लिए वैल्यू दे रखी है 126.4। इसको सिंपलीफाई करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालो सबसे पहले। रॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जिससे हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाला है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाला है, समझ आई बात? तो कोलरास लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट किया। मैथमेटिकली जरा वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन था 126.4 फॉर HCl, NaCl, HCl के लिए 425.9 and for NaAC में CH3CONA that is given 91। हमने तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो ये सॉल्व हो गया, आपने बताया 390.5 आ रहा है। एक और कोई कैलकुलेशन चेक कर लो। दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट। ये आपका कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है यहाँ तक? So this one sum is very confusing. फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन सिखाया था, वही दोबारा लिख दिया वैल्यू के साथ। सबसे पहले मैंने आपको यही टर्म सिखाया था। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, यही तो था एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने सिखाया था वही उसी को न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे दिया। Yes, so ठीक है, तो टेक्निक ये है कि आपको जो भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है उसको ऐसे अरेंज करना है कि समहाउ आपको आयंस मिल जाए। दैट इज द ओनली ट्रिक। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड सवाल है, आप इसको दिमाग में सेट कर लो क्योंकि 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, बट आई कांट गारंटी क्योंकि क्वेश्चन पेपर का कौन सर 2 + 3 - 1 क्यों किया है इसमें? क्योंकि आपको चाहिए क्या अल्टीमेटली वो देखो ना। वी वांट H प्लस एंड CH3CO माइनस। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 + 3 ऐड करेंगे तो उससे आएगा H प्लस CH3CO माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस।
और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। वही चीज लिखो ना जो मैंने करा, 2 + 3 ऐड करो और 1 वाला सब्ट्रैक्ट करो। इफ यू डू दैट तो आपका वही एक्सप्रेशन आएगा जो मैंने लिखा हुआ। ठीक है। यस सर। इसके बाद आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000/m। क्वेश्चन में आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.001028 Siemens centimeter inverse. Sorry, this is given concentration. Just not this one. ये आपको concentration दे रखी है मोल्स पर लीटर में 0.001028 मोल्स पर लीटर, ये आपको concentration दे रखी है। और कप्पा दे रखा है 4.95 into 10⁻⁵। पहले आप डेटा जरा दिमाग में सेट करो। क्वेश्चन में देखो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में और ये आपको एसिटिक एसिड का कप्पा दे रखा है कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल्स पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁵। सी इट इज एन ऑब्जर्वेशन कि आपको किसी इक्वेशन को ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज आपको देखना ये है हाउ यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एसिटेट आयन और H+ का कॉम्बिनेशन आप इससे रिप्लेस करोगे। तो दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। उसका कुछ तरीका नहीं है कि हम उसको लर्न कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। आपको देखना है कि कौन से आयंस हमें ऐड करके लाने हैं और कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। सो दैट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव 3 इक्वेशंस, हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई बाय सम नंबर एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। आपको अपने आप नोटिस में लेना है कि हम कैसे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट फाइनली ऑन राइट हैंड साइड वी गेट दिस नंबर। क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप कोल्ड्रा स्ट्रॉ नहीं लगा सकते। सो समहाउ यू हैव टू गेट एसीटेट एंड एन H+। एक बार ये वो वैल्यू आ जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यही उसका तरीका है। ठीक है। सर प्लीज कैन यू स्क्रॉल? तो हमने कप्पा निकाला है, कप्पा दिया हुआ क्वेश्चन में C दिया हुआ, तो आप यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा m निकालेंगे। सो नाउ जस्ट सॉल्व लैम्डा m। Kappa is given 4.95 into 10⁻⁵ into 10⁻³ divided by 0.001028। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है लैम्डा m की। आपका लैम्डा m सॉल्व हो गया है 48.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको अल्फा निकालने के लिए लैम्डा m अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मोलर कंडक्टेंस में डिवाइड कर देना है। सो मोलर कंडक्टेंस इज 48.5, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390.5। दोनों का रेशियो अप्लाई कर दो। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है बता रहे हो? 0.12 तक आ गई। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। Sir, it is 0.124. 124 125 चलेगा उतना। सो 0.12 लिख लो, और सही लिखना है तो 0.125 लिख लो। ओके, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं। Okay, sir. तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है तो 0.1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन देख के मार्क करना है। सो 0.125 आपका अल्फा आ गया। अब इसके बाद Ka की वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज C alpha square upon 1 minus alpha। So C was 1.028 into 10⁻⁻³ into alpha square is 0.125 square divided by 1 minus alpha। ये सॉल्व करके Ka वैल्यू निकालो। दैट इज योर फाइनल आंसर। आपने सॉल्व करके Ka की वैल्यू 1.8 into 10⁻⁵ निकाल लिया। सो दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर कंडक्टेंस, जो कंप्लीट हो गया। और इसका थर्ड पोर्शन लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल।
नेक्स्ट टाइटल गैल्वेनिक सेल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गैल्वेनिक सेल जो है वो डिवाइस होती है व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज अ डिवाइस, it is a device used to convert it is a device used to convert chemical energy into electrical energy। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो जैसे हमारे फोन की जो बैटरी है, जब हम बैटरी यूज कर रहे हैं तब वो गैल्वेनिक सेल है, और जब हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो जब आप बैटरी यूज कर रहे हो तो बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं फोन में, और जब आप उसे चार्ज कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके उसके अंदर पावर स्टोर करा रहे हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होकर केमिकल एनर्जी बन रही है जो बैटरी में स्टोर हो रही है। जब बैटरी यूज कर रहे हैं तब उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जो बैटरीज हैं हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो दोनों फंक्शन करते हैं। इस चार्जिंग के टाइम पे गैल्वेनिक सेल, चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हम लोग थर्ड पोर्शन चैप्टर का सीख रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिखाया था, अभी थर्ड पोर्शन में आपको बता रहा हूँ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसका कंस्ट्रक्शन सीखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे कंस्ट्रक्शन टू फंक्शनिंग तक सारी बातें पूछी जाती है। सो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में एक एनोड हाफ सेल होता है, और एक कैथोड हाफ सेल होता है। पुराना वाला रूल याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन डिफॉल्ट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वैसे आपने दो वेसल दिए, एक हाफ एनोड का और एक कैथोड का। एनोड वाले हाफ सेल में मेटल वायर अप्लाई किया, ये आपने दो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए। ये आपका एनोड है, लेट्स से यहाँ पे हम लोग जिंक सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं जो आपके एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, लेट्स से इन दिस केस एक्वस जिंक सल्फेट। दूसरे हाफ पे हमने कैथोड अप्लाई किया, व्हिच इज लेट्स से कॉपर सॉलिड ओवर हियर, दिस इज कैथोड। इस सेल के अंदर भी हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों सेल्स को इंटरनली कंप्लीट करने के लिए हमने एक और डिवाइस अप्लाई करी जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक डिवाइस होती है जो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक मिनट बाद नोट कराता हूँ, पहले ड्रॉ कर दूं मैं आपको पूरा सेल। ये हमने एक डिवाइस अप्लाई करी, इसको बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज, और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं जिसमें केटायन और एनायन की मोबिलिटी लगभग सेम होती है। ये डिवाइस हो गई हमारे लिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक एनोड हाफ सेल बनाया, एक कैथोड हाफ सेल बनाया।
एनोड में हमने जिंक सॉलिड डॉट दिया, कैथोड पे कॉपर सॉलिड फॉर्म दिया। एनोड वाले हाफ सेल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कैथोड वाले हाफ में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों सेल्स को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस अप्लाई करें जिसको बोलना है सॉल्ट ब्रिज, और इससे हम लोग फाइनली ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। तो वायर से बाहर पूरा एक्सटर्नल कनेक्शन बना के इससे इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रूड कराते हैं। अब हमें इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो ये आता है कि करंट कैसे फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा। दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा वायर्स के थ्रू मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी सॉल्यूशन में मूव नहीं कर सकता। और जो आयन है वो हमेशा सॉल्यूशन में मूव करेंगे, वो वायर्स के थ्रू मूव नहीं कर सकते। और ये तीन बातें आप याद कर लोगे तो फिर आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ये पॉइंट मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग से आपको याद कराया। और कैथोड वाले हाफ सेल में हमेशा रिडक्शन होगा। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन डिफॉल्ट, एक पॉइंट। So always oxidation takes place at anode, reduction takes place at cathode. दूसरा, इलेक्ट्रॉन हमेशा वायर से मूव करेगा और आयन हमेशा सॉल्यूशन से मूव करेगा। तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूं तो देखो, एनोड पे जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जिंक सॉलिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड वाले हाफ सेल में कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, अब इस पार्ट को समझना है। तो जैसे ही हमारा जिंक सॉलिड फॉर्म यहाँ से आयन बन के Zn2+ फॉर्म में सॉल्यूशन में आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे एंट्री करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आया, तो सॉल्यूशन का जो कॉपर 2+ है उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और मेटल कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। एक बात क्लियर? तो जिंक का Zn2+ में ऑक्सीडेशन हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं आ सकते, तो वायर से ही जाना है। तो वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे कैसे पहुंचेंगे? एक्सटर्नल सर्किट से। तो वायर के थ्रू जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, तो दूसरे इलेक्ट्रोड में एंट्री किया, उसके पास Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ? कॉपर ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इतनी बात समझ गए? तो आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चल गया। अब आप जानते हो कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट उसका एग्जैक्टली अपोजिट मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा? कैथोड से एनोड की तरफ, इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब दूसरी बात जो नोटिस करनी है वो ये है कि जैसे हमारे पास Zn2+ आयन सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा हुआ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से एनायन आएगा, और इधर वाले पोर्शन में देखो कॉपर 2+ वायर पे डिपॉजिट हो गया, तो कैटायन शॉर्ट हो गया, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज से आपके पास कैटायन आएगा। अब देखो, आपको सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है और दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जिसको कैटायन या एनायन जो भी रिक्वायर्ड है वो सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज का काम हुआ इंटरनल सर्किट कंप्लीट करना और दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कराना। इसलिए यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं जिनमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। अब ये सारा पॉइंट लिखेंगे। वन बाय पहले आप कंस्ट्रक्शन समझ लो सेल का। तो सेल में एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। जिंक रॉड जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने आपको समझाया, इट हैज मूव्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट हमेशा उसके ऑपोजिट मूव करेगी। तो यहाँ पे दो मेजर क्वेश्चन आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछा जाता है और एक करंट का फ्लो पूछा जाता है, और दोनों केस में इंटरनल सप्लाई में भी एक्सटर्नल सप्लाई में भी। तो ये चीज आप पहले सबसे पहले पार्ट में आप यही लिखो। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग लिख रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और करंट फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट। तो एक हमें एक्सटर्नल सप्लाई में लिखना है और एक इंटरनल सर्किट में लिखना है। तो एक्सटर्नल सप्लाई में देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया, एनोड से कैथोड की तरफ। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए इंटरनल सर्किट में कैसे मूव कराएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट मूव करता है, तो करंट मूव करेगा कैथोड से एनोड की तरफ एक्सटर्नल सप्लाई में, और इंटरनल सप्लाई में इसका ऑपोजिट, इट इज एनोड टू कैथोड। ये सबसे पहला पार्ट है जो आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट कर लेना है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो एक्सटर्नल सप्लाई में एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। इंटरनल सप्लाई में कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का फ्लो एनोड टू कैथोड हो जाएगा। ठीक है, पहले करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ आ गया। अब इसके बाद आपको समझना है कि शॉर्ट ब्रिज क्या होता है, तो इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे शॉर्ट ब्रिज। Sir, how is the flow of ion? फ्लो ऑफ आयन बताया ना कि एनोड वाले पार्ट में Zn2+ आयन एक्स्ट्रा हो गया, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के एनाइन चाहिए। और कैथोड वाले पार्ट में कॉपर 2+ आयन कंज्यूम हो गया, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कैटायन चाहिए। तो एनोड वाले हाफ में कैटायन ज्यादा हो रहा है, इसलिए एनाइन चाहिए न्यूट्रलाइज कराने के लिए। और इसका उल्टा देखोगे, अगर आप कैथोड वाले हाफ सेल में कॉपर 2+ कंज्यूम हो रहा है, तो वहां एनाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कैटायन चाहिए। Yes, sir. ये लॉजिक है। तो मैं एनोड वाले हाफ सेल में Yes, Zn2+ आयन बन रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एनाइन चाहिए। कैथोड वाले हाफ सेल में कॉपर 2+ कंज्यूम हो रहा है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कैटायन चाहिए। जो एनाइन एक्स्ट्रा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायन चाहिए। तो जो चीज शॉर्ट हो रही है उसको सप्लाई में दे रहे हैं। तो कैथोड वाले Yes, हाफ सेल sir. में कॉपर 2+ कंज्यूम हो रहा है, तो वहां कैटायन दे रहे हैं। एनोड वाले हाफ सेल में Zn2+ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एनाइन दे रहे हैं। अल्टीमेटली दोनों सेल्स में न्यूट्रलाइजेशन मेंटेन रखना है। ठीक है, Yes, sir. तो पहले तो आपको सर्किट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा ये पार्ट, करंट कैसे फ्लो करेगी दूसरा पार्ट, और सेल इक्वेशन एनोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कैसे रिएक्शन हो रही है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म लिखना है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। What is So external write down the supply term and salt bridge. अरे हाँ ये चिप्स तो कौन तो सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको बताया था एक ऐसी डिवाइस होती है, सॉल्ट ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने काम आती है, और उसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर हो। तो इस पॉइंट को लिख लो, इट इज अ डिवाइस used to complete it is a device used to complete internal circuit of a galvanic cell, used to complete internal circuit of a galvanic cell and it helps to maintain electrical neutrality, and it helps to maintain electrical neutrality in two half cells.
and it helps to maintain the electrical neutrality in two half cells. तो कैथोड और एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम कर रहा है और इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने का हमारा है. ठीक है, अगले पॉइंट में लिख लो. इट कंसिस्ट ऑफ electrolyte. It consists of electrolyte having same ionic mobility of cation and anion. It consists of electrolyte having same ionic mobility of cation and anion. Okay. For example, KCl. Salt bridge के example लिखना. We can use KCl, KNO3 या फिर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो इसी काम के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं आगार आगार. AGAR इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है आगार आगार, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज किया जाता है. सो KCl, KNO3 आगार आगार. इसके बाद आप इसकी सेल इक्वेशन लिख के देख लो. तो सेल इक्वेशन में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, दोनों इक्वेशंस ऐड कर दो. हम इसकी सेल इक्वेशन लिखेंगे तो देखो एनोड पे हमने ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है. जिंक सॉलिड हैज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमने इसका रिडक्शन लिखा हुआ है. सो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाएगा, वही आपकी फाइनल सेल इक्वेशन हो जाएगी. फाइनल सेल इक्वेशन आ जाएगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस. दिस इज योर फाइनल सेल इक्वेशन. फाइनल सेल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ध्यान से देखोगे आप तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन बन गई है, क्योंकि आपने एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन लिखा है. दोनों को सम करके लिखेंगे तो फाइनली रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी. जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स कॉपर सॉलिड एंड Zn2 प्लस एक्वस. इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं. So, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अगर लिखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल टर्म में स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 होगा. ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे. अभी सिंपली बस नंबर लिख लो. आपको इसमें देखो इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है. तो सेल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हुए वो 2 है. ठीक है, अब बस लास्ट एक काम बचा, इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी लिखना. तो आप लोगों ने फिजिक्स में बैटरी बनाना सीखा हुआ है. जानते हो फिजिक्स में अगर हम बैटरी बनाते हैं तो बैटरी बनाते टाइम जो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है वो बड़े लाइन से बनाते हैं, स्मॉल पोलैरिटी छोटे लाइन से बनाते हैं. इसको प्लस लिखते हैं, इसको माइनस लिखते हैं. जानते हो क्या है? यहाँ से करंट फ्लो कर रही होती है. आपने ये पोर्शन फिजिक्स में सीखा होगा. फिजिक्स में अगर हम कोई भी सेल बनाते हैं तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी को स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जा रही होती है. ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि करंट फ्लो कैसे कर रहा है सेल में एक्सटर्नल सप्लाई में कैथोड से एनोड की तरफ. तो एक्चुअली में जो करंट होता है वो मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ.
पोलैरिटी देखो ऊपर वाले से कंपेयर करके मैच कर दो तो आपको पोलैरिटी पता चल जाएगी। कैथोड कौन सी पोलैरिटी हुई पॉजिटिव, एनोड कौन सी पोलैरिटी हुई नेगेटिव। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर में कि पोलैरिटी याद नहीं करते वो आसानी से निकल आएगा। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप इस इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी बनाएंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और अब अगर आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कंपेयर करोगे तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एनोड था वो पॉजिटिव था और कैथोड था वो नेगेटिव था। इसीलिए इलेक्ट्रोड्स को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं करते। इलेक्ट्रोड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भी करेक्ट है और गैल्वेनिक सेल के लिए भी करेक्ट है, बट पोलैरिटी देखो एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है। तो गैल्वेनिक सेल के केस में कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, वहाँ कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, so this is for a galvanic cell. galvanic cell मतलब जो बैटरी आप यूज करते हो। फिजिक्स में आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो उसमें जो बैटरी यूज करते हैं दैट इज अ galvanic cell बेसिकली। तो उसमें आपने करंट का फ्लो सीखा हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और करंट का फ्लो मैंने अभी आपको galvanic cell में सिखाया है, इज कैथोड टू एनोड। So that means your cathode is positive polarity, anode is negative polarity, and which is exactly opposite of electrolytic cell. इसीलिए चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये चीज स्पेसिफाई करा था कि हम कभी भी इलेक्ट्रोड्स को उसकी पोलैरिटी से आइडेंटिफाई नहीं करते, नहीं तो आप गलत कर दोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव होता है, बट दोनों सेल्स में जो कॉमन बात है वो ये है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन सीखेंगे।